हेलो एवरीवन, मैं इंद्रजीत स्वागत करता हूं आपका आर्यन एजुकेयर के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, अब से पहले वाली क्लासों में हमने संधि की व्युत्पत्ति, संधि की परिभाषा, संधि के भेद और उसके अंतर्गत भी यण, अयादि, गुण और पूर्व रूप का अध्ययन किया। और आज की हमारी विषय वस्तु है, आज का हमारा चैप्टर है वृद्धि संधि। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको चीज़ों को विजुलाइज करना, कॉम्बिनेशन बनाना, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना बताऊंगा। और ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो आपका पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। जो संधि नाम का जो डर है वो डर निकल जाएगा आपके अंदर से। तो देखिए चीज़ों को कैसे विजुलाइज किया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए हमारा जो चैप्टर है वृद्धि संधि। बीच बीच में मैं ऐसे ऐसे तथ्य बताऊंगा आपको कि आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में रटना नहीं है, समझना है केवल। और ये चीज़ें आप समझ गए तो रटना भूल जाओगे। देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादेश। वृद्धिर आदेश। ये सूत्र क्या कहता है? आत एच च वृद्धि संज्ञा स्यात्, अर्थात आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि संधि नाम किसको दिया जा सकता है, किन किन वर्णों को वृद्धि कहा जा सकता है, वृद्धि नाम किन किन वर्णों को दिया जा सकता है। तो उसके लिए बताया गया है आत, एच, आत एच च वृद्धि संज्ञे स्यात्, आत एच च वृद्धि संज्ञे स्यात्। यहां पर बताया गया है कि आत, आ के बाद में आ के पीछे तय लगा हुआ है, यह तय तपरस तत्काल से है, उसका लगा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि यदि किसी वर्ण के बाद में तय जोड़ दिया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो उसी का बोधक होता है। जैसे ए के 18 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित से। तो यहाँ पर यह केवल दीर्घ आ का ही बोध कराएगा, ह्रस्व आकार का और प्लुत का नहीं करवाएगा। तो ये खुद स्वयं का ही बोधक होता है तय पीछे लग जाने से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि आ, आई और औ, आ, आई और औ, ये तीनों वर्ण क्या होते हैं? वृद्धि संज्ञक होते हैं। ये जो वृद्धिरादेश सूत्र है ये वृद्धि संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। किसका? वृद्धि संज्ञा का विधान करने वाला। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अदेंग गुण। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? अदेंग गुण। अत और एंग, अत और एंग की गुण संख्या होती है, अर्थात ए और ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। आप एक दूसरे सूत्रों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया करो, एक दूसरे के साथ उनका कॉम्बिनेशन बिठाया करो, जिससे कि आपको याद करने में परेशानी न हो। अब जैसे यहां पर आपने पढ़ा वृद्धिरादेश और यहां पर हमने पढ़ा अदेंग गुण, अर्थात यहां पर हम अंतर कर सकते हैं। आ, आई और औ को वृद्धि कहा जाता है और यहां पर ए और ओ इनको गुण कहा जाता है। तो दोनों का आपको मतलब समझ में आ गया, दोनों का अर्थ समझ में आ गया, दोनों के अंदर जो तथ्य छुपे हुए थे वो आपको समझ में आ गया। इस तरह से कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, एक दूसरे को जोड़ करके पढ़ा जा सकता है, तो चीजें सरल हो जाएगी। तो यहां पर वृद्धिरादेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा का विधान किया गया, अर्थात आ, आई और औ ये तीनों वर्ण क्या होते हैं? ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। अब देखिए इसमें अगला सूत्र है वृद्धिरेचि। अगला सूत्र क्या है? वृद्धिरेचि। ये
वृद्धि संधि का विधान करने वाला सूत्र है। वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा करने वाला, अर्थात किन किन वर्णों को वृद्धि नाम दिया गया है, किन किन वर्णों को वृद्धि कहा जा सकता है। और ये वृद्धि रेची है, ये वृद्धि संधि का विधान करता है। वृद्धि संधि कहाँ कहाँ पर हो सकती है, तो देखिए अवर्णात एची परे, अवर्णात एची परे वृद्धि एकादेश स्यात्। अवर्णात एची परे, अवर्णात, अवर्णात पीछे आया आदगुण है, वहां पर अवर्णात अची परे था। आदगुणे में क्या था, यहां पर भी दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाओ, देखो आदगुण है, यहां पर ये था अवर्णात अची परे पूर्व परियोर गुण एकादेश है, अर्थात अ या अवर्णात से मतलब यहां पर ह्रस्व का भी बोध है, दीर्घ का भी बोध है। तो अवर्ण से परे अच को गुण होता है, कोई सा भी अच हो, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि वृद्धि में एच का विधान हो जाने के कारण और अ आदि वर्ण श्रवण दीर्घ में चले जाने के कारण केवल ई, उ, री और लृ के साथ गुण होता था। तो यहां पर हमने देखा 4 वर्ण यहां पर आ गए अच में से, जिनके साथ गुण का विधान किया जाता है। और यहां पर देखिए एच, यहां पर अवर्णात का मतलब हो गया अ आ, अवर्णात से क्या बोध हो रहा है, अ और आ का। अब देखिए एची, ये एच प्रत्याहार भी 2 है, तो इसमें ए, ओ, आई और औ। एक एच प्रत्याहार ये था जिसमें केवल ए और औ का बोध हो रहा था। एक एच प्रत्याहार यह है जिसमें 4 वर्ण आ रहे हैं, ए, ओ, आई और औ। तो सूत्र का अर्थ हुआ ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए, ओ, आई और औ ये वर्ण आ जाए तो वहां पर वृद्धि संधि की जाती है। देखिए कैसे, ये है ए या आ, इसके बाद में यदि ए आई हो तो उसको क्या वृद्धि की जाएगी, उसको वृद्धि की जाएगी आई। ए या आ, इसके बाद में यदि ओ औ हो तो उसको वृद्धि कर दी जाएगी औ। इस प्रकार वृद्धि दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। जैसे ए प्लस ए है तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा, आ प्लस औ है दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो ये वृद्धि इस प्रकार की जाती है। इसमें यहाँ पे एक और ले लीजिए, जैसे ए या आ प्लस री, ए या आ प्लस री, तो यहां पर वृद्धि कौन सी होती है, आर वृद्धि होती है। वृद्धि आ होती है, रप्रत्व होता है ऊर्ण रपर से, लेकिन आप ये याद रखो आ के बाद में री हो तो वहां पर आर वृद्धि की जाती है। अब देखिए ये जो वृद्धि रेची सूत्र है, ये वृद्धि रेची सूत्र से जो वृद्धि का प्रयोग किया जाएगा वो केवल आई और औ का किया जाएगा। जो ये आर वृद्धि है ये आगे बताऊंगा। पहले जो वृद्धि रेची सूत्र है मात्र आई और औ इनकी वृद्धि कर रहा है, इनका वृद्धि के साथ प्रयोग किया जा रहा है। देखिए अब उदाहरण देखते हैं, जैसे जन प्लस ओग है, जन प्लस ओग है, सूत्र में बताया गया है ए वर्णात, अर्थात ए या आ के बाद में ए, ओ, आई, औ में से कोई हो तो वहां पर वृद्धि कर दी जाएगी। तो ओ को क्या वृद्धि की जाएगी, ओ को अवृद्धि की जाएगी। तो यह बन जाएगा जनोग। क्या बनेगा, जनोग, लोगों का समूह है। गंगा प्लस ओग, गंगा प्लस ओग, अर्थात उसका प्रवाह है,
गंगोग। इसी प्रकार देखिए तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, यहां पर एक को आई वृद्धि हो जाएगी, तथैव। एक प्लस एक, ये बन जाएगा एक एक, एक प्लस एक, यहां पर भी एक को आई वृद्धि हो जाएगी। जिसे देखिए देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, यहां पर भी आई वृद्धि होकर के बन जाएगा देवैश्वर्यम। अब देखिए यहां पर कभी कभी एग्जाम में क्या, जैसे संधि युक्त पद दे दिया जाएगा देवेश्वर्यम और फिर ऑप्शन दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा इसका संधि विच्छेद सही होगा। अब वहां पर हमें इस प्रकार का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा देव प्लस ऐश्वर्यम, और इस प्रकार का भी दे दिया जाएगा देव प्लस ऐश्वर्यम। अब वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करना है। देखिए इसका सीधा सा नियम है कि जिस शब्द के अंत में यम जुड़ा हो, जिसके अंत में यम जुड़ा हो और उससे पहले यदि आधा अक्षर हो तो वहां पर निश्चित रूप से वृद्धि संज्ञक ही वर्ण आएगा। ये यम से प्रत्यय का है और जहां पर से प्रत्यय जुड़ जाता है वहां जो स्वर होता है वो वृद्धि संज्ञक ही होता है। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि यम से पहले क्या होना चाहिए, आधा अक्षर, तो वहां पर जो होगा वो वृद्धि संज्ञक ही होगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। फिर आगे देखिए देव प्लस ऐश्वर्यम हो गया महा प्लस ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम, ये हो जाएगा महेश्वर्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। इसी प्रकार देखिए कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, तो इसका बन जाएगा कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम। इसी प्रकार देखिए महा प्लस ऐरावत, महा प्लस ऐरावत, यहां पर भी आई वृद्धि कर दी जाएगी तो महीरावत, महीरावत। और जैसे देखिए तस्य प्लस एव, तस्य प्लस एव, एक को क्या वृद्धि कर दी जाएगी, एक को आई वृद्धि कर दी जाएगी, तो यहां पर बने जाएगा तस्यव। लेकिन देखिए यहां पर गौर कीजिए, जो यहां पर यदि वृद्धि वाला है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है यानी आई है, तो तस्य प्लस एव होगा। लेकिन यदि तस्यव ऐसा है, ये देकर पूछ लिया जाता है कि इसका संधि विच्छेद करो और संधि का नाम बताइए, तो फिर यहां पर होगा तस्य प्लस इव, क्योंकि एव भी एक पद होता है, इव भी एक पद होता है, तो तस्य प्लस इव यहां पर गुण हो जाएगा। इव भी पद होता है, एव भी, एव के साथ तो वृद्धि संधि होगी और इव के साथ हो जाएगी गुण संधि, तो ये तस्य हो जाएगा। विद्या प्लस औत्सुक्यम, देखिए विद्या प्लस औत्सुक्यम, यहां पर भी अवृद्धि है, दोनों के स्थान पर अवृद्धि हो जाएगी तो विद्योत्सुक्यम, विद्योत्सुक्यम, ये बन जाएगा। तो ये तो थी वृद्धि रेचि, जो वृद्धि रेचि सूत्र था उसके उदाहरण आई और औ के रूप में। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो सूत्र है वो है एते धत्युत्सु। अगला सूत्र क्या है, एते धत्युत्सु, जो ये कहता है
कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एति और एधते का प्रयोग हो तो वहां पर वृद्धि संधि की जाती है। अवर्णांत उपसर्ग के बाद देखिए एते धत्युत्सु, ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि पहले तो क्या होना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद में एति और एधते ये होंगे तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। देखिए एति प्लस एदति ऊटसु, एति प्लस एदति ऊटसु, इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये कह रहा है अवर्णांत उपसर्ग के बाद में यदि एति और एदते का प्रयोग है तो वहां पर वृद्धि कर दी जाएगी। जैसे देखिए उप प्लस एति, तो यहां पर वृद्धि कर दी जाएगी उपेधति, उपेति। यहां पर क्या वृद्धि कर दी जाएगी, यहां पर बन जाएगा उपेति। उप प्लस एधते, उप प्लस एधते, यहां पर भी वृद्धि होकर के उपेधते, यहां पर भी क्या बन जाएगा उपेधते। अब देखिए इसमें और एक चीज और बताई गई है कि अकारांत शब्द के बाद, इसमें एक और देख लो, अकारांत शब्द के बाद ऊह का प्रयोग होने पर, ऊह का प्रयोग होने पर वृद्धि की जाती है। अकारांत शब्द के बाद में यदि ऊह का प्रयोग है तो वहां पर भी वृद्धि की जाएगी। जैसे देखिए पृष्ठ प्लस ऊह, पृष्ठ प्लस ऊह तो क्या बन जाएगा पृष्ठोह, पृष्ठ प्लस ऊह बराबर पृष्ठोह। विश्व प्लस ऊह, यहां पर भी वृद्धि हो जाएगी और विश्वो है। तो एक सूत्र तो हो गया हमारा वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि क्या करता है, अवर्णांत से परे यदि एच है तो वहां पर वृद्धि कर दी जाएगी। एते दत्तेत्सु फिर दूसरा सूत्र है, ये क्या करता है, अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात यदि एति और एधते का प्रयोग है तो वहां पर वृद्धि कर दी जाएगी। उप प्लस एति उपैति, उप प्लस एधते उपेधते। और इसी में फिर एक और देख लीजिए, अकारांत शब्द के बाद में यदि ऊह का प्रयोग, अकारांत शब्द के बाद में यदि ऊह का प्रयोग है तो भी वृद्धि की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर स्थिति कैसी हो रही है, हमारे पास गुण की स्थिति हो रही है, क्योंकि ई उ रील री के साथ तो गुण किया जाता है, तो यहाँ पर गुण की स्थिति प्राप्त हो रही है, गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रही है। इसके लिए भी एक लाइन है, अकारांत शब्द के बाद में ऊह का प्रयोग होने पर क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो पृष्ठो है, विश्वो है, इस प्रकार इनको कॉम्बिनेशन बनाओ, एक दूसरे के साथ तुलना करो। अब इसकी गुण के साथ तुलना किया कि यहाँ पर तो गुण उपस्थित हो रहा है, पृष्ठ प्लस ऊह में क्या हो रहा है, गुण उपस्थित हो रहा है, लेकिन फिर हमने लाइन पढ़ी अकारांत शब्द के बाद में ऊह का प्रयोग होने पर वहां पर वृद्धि की जाती है। अब आगे है दूसरा, इसका जो अगला सूत्र है वो है अक्सादुहीन्याम उपसंख्यानम। वार्तिक है ये अक्सादुहीन्याम उपसंख्यानम। ये वार्तिक क्या कहती है, यदि अक्ष के बाद
उहीनी का प्रयोग हो, अक्स के बाद में यदि उहीनी का प्रयोग हो तो वहां पर वृद्धि की जाती है। मैंने गुण संधि के अपवाद में उदाहरण भी लिखवाया था, ये अक्षौहिणी। तो अक्स के बाद में यदि उहीनी का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर वृद्धि की जाती है। ये वार्तिक है अक्सादुहीनम उपसंख्यानम, इससे यहां पर वृद्धि की जाएगी। तो देखिए अक्ष प्लस उहीनी, तो ये बन जाएगा अक्षोहिणी। तो इस प्रकार कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें गुण की प्राप्ति होती है, गुण की तरह लग रहा है, लेकिन आप इनको आराम से अलग कर सकते हो, गुण से इनको पृथक कर सकते हो। कैसे कि एते दत्युत्सु, तो यहाँ पर तो चलो वैसे आपको पता लग रहा है भाई यहाँ तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर अकारांत शब्द के बाद में ऊह का प्रयोग होने पर वृद्धि की जाती है, जबकि गुण की प्राप्ति हो रही है लेकिन गुण का बात करके यहाँ पर वृद्धि होती है। तो एक तो इसको याद रखो। फिर है अक्सादुहीनम उपसंख्यानम, अक्स शब्द के बाद में यदि उहीनी का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी वृद्धि होती है, अक्षोहिणी। फिर अगला है स्वादिरेरिणो, दी रेरिणो। स्वादिरेरिणो, इसका अर्थ यह है कि स्व के बाद, यदि स्व के बाद इर और इरिन, स्व के बाद इर और इरिन, इनका प्रयोग हो, स्वादिरेरिणो, इसका अर्थ यह है कि स्व के बाद इर और इरिन का प्रयोग हो तो यहाँ पर भी वृद्धि की जाती है, गुण नहीं किया जाएगा। तो देखिए स्व प्लस इर तो स्वैर है, स्व प्लस इर है स्वैर है। स्वादिरेरिणो, इससे क्या बोध होता है, इसका अर्थ यह है कि स्व के बाद में यदि इर और इरिन का प्रयोग है तो वहां पर वृद्धि की जाती है। जैसे स्व प्लस इर स्वैर है, स्व प्लस इरिन, स्व प्लस इरिन तो स्वैरिणी, स्व प्लस इरिनी तो स्वैरिणी। इस प्रकार यहां पर भी आप वृद्धि कर सकते हो और इनको गुण से आराम से अलग आप कर सकते हो। इसके बाद में देखिए एक और आता है प्रादुढोड्यशेषु। अगला जो सूत्र है वो क्या आता है, प्रादुढोड्यशेषु। प्रादुहो ढोढे शेषु, ये क्या कहता है, प्रात, यानी कि प्र उपसर्ग के बाद, प्र उपसर्ग के पश्चात ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, प्र उपसर्ग के पश्चात ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस से, एस और एस से का प्रयोग होने पर वृद्धि संधि की जाती है। प्रादुह ढोड्यशेषु ये कहता है कि प्र उपसर्ग के पश्चात यदि ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस से इनका प्रयोग है तो वहां पर भी वृद्धि संधि की जाएगी। जैसे देखिए प्र प्लस ऊ है, प्र प्लस ऊ है, ये बन जाएगा प्रो है। प्र प्लस ऊढ़ है, प्रोढ़ है। प्र प्लस ऊढ़ी, यहां पर बन जाएगा प्रोढ़ी। प्र प्लस ऊढ़ी तो यहां पर बनेगा प्रोढ़ी। प्र प्लस एस है, प्र प्लस एस है, यहां पर बनेगा
प्रेस है और प्र प्लस एस से ये बन जाएगा प्रेस से। तो इस सूत्र का भी आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। प्रादुह ढोड्य से शेषु, यदि प्र उपसर्ग के पश्चात ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस से इनका प्रयोग है तो वहां पर भी निश्चित रूप से वृद्धि की जाएगी। ऊ है और ऊढ़, ऊढ़ी, इनको देखकर कंफ्यूजन हो सकते हो आप, लेकिन कंफ्यूजन होने का नहीं, सॉल्यूशन है हमारे पास। हम सॉल्यूशन बता रहे हैं कि भाई प्र उपसर्ग के पश्चात ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस से का इनका प्रयोग कर दिया जाए तो वहां पर फिर वृद्धि संधि की जाती है। रटना नहीं है आपको केवल समझना है। थोड़ी सी की लाइन जो संस्कृत मीडियम वाले हैं उनको तो सूत्र भी याद हो जाएंगे, लेकिन जो सेकेंडरी अर्थात जनरल स्कूल से है, जनरल मीडियम से है, उनको ये याद कर लेना है प्र उपसर्ग के पश्चात यदि ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस से है तो वहां पर भी वृद्धि संधि की जाती है और सूत्र याद हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर देखिए अब इसके बाद में क्या आता है। चलो अब ये चीज समझ में आ गई कि भाई यहां पर तो ये आई और औ ये वृद्धि संज्ञा की ही वर्ण आ रहे हैं। आवृद्धि कहां पर होती है? वृद्धि आदेश 3 वर्णों को वृद्धि संज्ञा कह रहा है, आ, आई और औ को। वृद्धि रेचित 2 वर्णों की वृद्धि कर रहा है, आई और औ। एते दत्तुत्सु भी 2 की कर रहा है। और फिर आया प्रादुह ढोड्य से शेषु अक्षादुहिन्याम स्वादि रेरिनो, इसमें भी आई और औ ही आपको दिख रहा है, लेकिन आवृद्धि कहीं दिख नहीं रही। तो उसके लिए भी आगे देखिए, उसके लिए आवृद्धि कहां पर की जाएगी? उसके लिए आपको 3 शब्द याद रखने हैं, ऋण, ऋत और री से प्रारंभ होने वाली यदि कोई धातु हो। क्या क्या याद रखना है? ऋण, ऋत। एक तो क्या याद रखना है? ऋण। एक क्या याद रखना है? ऋत। और एक क्या याद रखना है? री से प्रारंभ होने वाली क्रिया। री से प्रारंभ होने वाली कोई क्रिया, यहां पर आवृद्धि होती है, अर्थात आर वृद्धि होती है। आप आर ध्यान में रखें क्योंकि आ में फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। वृद्धि आ होती है, ऊर्ण रप्रत्व होकर के रप्रत्व हो जाता है। तो यहां पर आप डायरेक्ट आर वृद्धि ध्यान में रखिए। जैसे देखिए ऋण, अब ऋण के साथ किन किन की वृद्धि होती है? तो इसके लिए 6 शब्द याद रखें, प्र, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस। इसके साथ 6 शब्द ही होंगे, प्र, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस। यदि इन शब्दों के बाद में ऋण शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर निश्चित रूप से वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि देखिए प्र प्लस ऋणम, यहां पर आपको गुण की प्राप्ति हो रही है। प्र प्लस ऋणम, यहां पर गुण की भी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि गुण का नियम क्या था? ए या आ के बाद में ई उ रील री हो तो वहां पर गुण किया जाता है। अब वो स्थिति हमें यहां पर प्राप्त हो रही है। प्र प्लस ऋण अर्थात अर्गुण कर दिया जाना चाहिए, प्रर्ण बनना चाहिए, लेकिन फिर उसके लिए नियम बनाया गया, वार्तिक बनाएगी। प्र वत्सतर, प्रवत्सतर, कंबल, वसनाण, दशानाम ऋणे। प्रवत्सतर, कंबल, वसनाण, दशानाम ऋणे। ये कहते हैं कि प्रवत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस के बाद यदि ऋण शब्द का प्रयोग है, 6 शब्दों को याद रखें, ऋण के साथ वहां पर निश्चित रूप से वृद्धि होगी। प्रवत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस, इनके बाद में यदि ऋण का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर आपको निश्चित रूप से वृद्धि करनी है। और इस प्रकार आप इसको भी गुण से अलग कर सकते हो। दोनों का आप एक दूसरे से तुलना करो, भाई वहां पर भी यहाँ गुण की प्राप्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक अलग नियम बनाया गया है। इस कारण ऋण के साथ
6 शब्दों को याद रखिए, प्रवस्तर, कंबल, वसन, ऋण 10, और इनको वृद्धि करिए, जैसे पर प्लस ऋणम, प्राणम, वत्स्तर प्लस ऋणम, तो ये बन जाएगा वत्सतरार्णम। क्या बनेगा? वत्सतरार्णम। कंबल प्लस ऋणम, इन सभी के साथ ऋणम जुड़ा हुआ है तो कंबलार्णम। क्या बन जाएगा? कमलार्णम। वसन प्लस ऋणम, वसनार्णम। ऋण प्लस ऋणम, ऋण प्लस ऋणम, ये बन जाएगा ऋणार्णम। 10 प्लस ऋणम, ये बन जाएगा दशार्णम। तो इस प्रकार आप इसको गुण संधि से पृथक कर सकते हो, क्योंकि ऋण के साथ 6 शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, बाकी जगहों पर गुण संधि होगी। ये 6 शब्द याद रखिए। अब रित, रित के साथ किसका होगा? रीते च तृतीया समास है। यहां पर भी एक वार्तिक बनाई गई है, रीते च तृतीया समास है। ये वार्तिक ये कहती है कि ए वर्ण के बाद, ए वर्ण के बाद रित का प्रयोग हो। ए वर्ण के बाद क्या होना चाहिए? रित का प्रयोग। ए वर्ण के बाद में रित का प्रयोग हो तो तृतीया तत्पुरुष में, कहां पर? तृतीया तत्पुरुष समास में वृद्धि की जाती है। अर्थात ऐसी स्थिति हो ए वर्ण के बाद में रित का प्रयोग हो और वो तृतीया तत्पुरुष में हो तो वहां पर कौन सी संधि की जाएगी? वृद्धि संधि। रित के साथ, रित के साथ ए के बाद में रित आने पर यदि तृतीया तत्पुरुष है तो वहां पर वृद्धि संधि कर दी जाएगी। यदि तृतीया तत्पुरुष नहीं है तो फिर वहां पर वृद्धि नहीं की जाएगी। जैसे देखिए सुख प्लस रित है, सुख प्लस रित है, सुख प्लस रित है, इसका बन जाएगा यहां पर वृद्धि हो जाएगी। ए वर्ण के बाद रित का प्रयोग है, तृतीया तत्पुरुष समास है, सुखेन रित है तो सुखार्त है। इसका क्या बन जाएगा? सुखार्त है। दुख प्लस रित है, दुख प्लस रित है, इसका बन जाएगा दुखार्त है। दुखेन रित है, दुखार्त है। तो इस प्रकार यहां पर भी आप कर सकते हो। तृतीय तत्पुरुष समास है और रित शब्द का प्रयोग है के बाद में, तो वहां पर आपको वृद्धि करनी है रित के साथ। ऋण के साथ 6 शब्दों को याद रखे, रित के साथ तृतीय तत्पुरुष को याद रखे। और देखिए, जैसे देखिए इसमें आप ये देख लीजिए, परम प्लस रित है, इसको गुण से कैसे अलग करना? परम प्लस रित है। अब यहां पर तृतीय तत्पुरुष समास की प्राप्ति नहीं हो रही है, यहाँ पर कर्मधारय की प्राप्ति हो रही है। परम च असौ रित है, यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय। इस कारण यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पर गुण होगा। परम प्लस रित है, परम च असौ रित है तो परमर्थ है। बीच में से का चिन्ह भी नहीं आ रहा, यहाँ पर से भी आ रहा है, सुख से अर्थ, दुख से अर्थ, लेकिन यह परमर्थ है। तो इस प्रकार इसको गुण से अलग कर सकते हो। इसमें कौन सी है? इसमें गुण है, परम प्लस रित है, परमर्थ है। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, पिपासार्थ है। कौन सा है? पिपासार्थ है। अब आपको ये भी इसी की तरह दिख रहा है तो आप भागोगे इसकी तरफ का, हाँ इसमें भी रित आ रहा है पीछे और वृद्धि हो जाएगी। आर भी दिख रहा है, रित भी आ रहा है, आर भी दिख रहा है, लेकिन इसमें ये संधि नहीं है, इसमें सवर्ण दीर्घ संधि है। ये याद रखिए। पिपासार्थ है, बुभुक्षार्थ है, इनमें कौन सी है? इनमें सवर्ण दीर्घ संधि है। तो ये कुछ विशेष उदाहरण है, इनको थोड़ा सा याद रखिए भाई। ये कौन सी है? ये दीर्घ में आती है, पिपासार्थ है, बुभुक्षार्थ है। इस प्रकार रित के साथ आप कर सकते हो
तृतीया तत्पुरुष समास में वृद्धि होगी। और ऋण के साथ आप कर सकते हो 6 शब्दों को याद रखिए, यहाँ पर वृद्धि होगी। अब इसके बाद में बच रहा है री से प्रारंभ होने वाली क्रिया। क्या हो रहा है? री से प्रारंभ होने वाली क्रिया यदि इसका प्रयोग हो तो देखिए उपसर्गात रीति धातु, इसमें कौन सी वार्तिक है? उपसर्गात द्वितीय धातु। ये कहती है यदि ए उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद यदि कोई वो होती है अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग होना चाहिए पहले, और फिर उसके बाद में क्या होनी चाहिए? री से प्रारंभ होने वाली क्रिया। री से प्रारंभ होने वाली क्रिया बहुत कम मिलती है, जैसे रिच्छति है, प्रय प्लस रिच्छति, प्रय प्लस रिच्छति। तो इसको यहाँ पर गुण की प्राप्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक नियम बनाया गया है, एक वार्तिक लिखी गई है उपसर्गात द्वितीय धातु हो, यानी अकारांत उपसर्ग के बाद में री से प्रारंभ होने वाली कोई क्रिया का रूप है तो वहाँ पर वृद्धि संधि की जाएगी। प्रय प्लस रिच्छति, प्रार्छति, क्या बन जाएगा? प्रार्छति। उप प्लस रिच्छति, उप प्लस रिच्छति, तो इसका बन जाएगा उपार्छति। इसका क्या बनेगा? उपार्छति। इस प्रकार ये आपकी गुण वो वृद्धि संधि हुई। आराम से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले आता है वृद्धिरादेश, जो वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। फिर आता है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का विधान करता है। ए आई और औ की वृद्धि वृद्धि रेचि से होती है। फिर उसके बाद में आता है एते दत्युर्सु। क्या आता है? एते दत्युर्सु, जो कहता है अवर्णात उपसर्ग के बाद यदि एति और एदते का प्रयोग हो तो वहाँ पर वृद्धि की जाती है, और अकारांत शब्द के बाद में उह का प्रयोग हो तो वहाँ पर भी वृद्धि की जाती है। पृष्ठो है, विश्वो है। फिर उसके बाद में आता है अक्साधुहीन्याम उपसंख्यानम, अर्थात अक्स के बाद में उहीनी का प्रयोग होने पर भी वृद्धि की जाएगी, अक्सोहीनी। फिर आता है स्वादिरेणु, स्व के बाद में इर और इरिन का प्रयोग हो तो वहाँ पर भी वृद्धि कर दी जाएगी, स्वैरः स्वैरिणी। उसके बाद का सूत्र आता है प्राधो ढोढ्य से शिशु, प्र उपसर्ग के पश्चात उह, ऊड, ऊढ़ी, एस और एस्य का प्रयोग होने पर वहाँ पर भी वृद्धि संधि की जाती है। उसके बाद में आते हैं ये ऋकार वाले, जहाँ पर आवृद्धि की जाती है। प्र प्लस ऋणम प्रारणम, अर्थात ऋण शब्द के साथ ये 6 शब्द याद रखिए, प्रवत्स्तर, कंबल, वसन, ऋण और 10, यहाँ पर वृद्धि होती है। रित के साथ ये याद रखिए कि अ वर्ण के बाद में रित है और वहाँ पर यदि तृतीया तत्पुरुष समास है तो वहाँ पर वृद्धि की जाएगी। तृतीया तत्पुरुष से अन्य है तो वृद्धि नहीं की जाएगी, फिर गुण किया जाएगा। फिर अगला है ऋ से प्रारंभ होने वाली क्रिया, अकारांत उपसर्ग के पश्चात ऋ से प्रारंभ होने वाली क्रिया या कोई धातु का रूप है तो वहाँ पर भी वृद्धि संधि की जाएगी। इस प्रकार ये वृद्धि संधि हुई। गुण से आप इनको अलग कर सकते हो। मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि इनमें कुछ एक विशेष शब्द दिए गए हैं, उनके साथ वृद्धि होती है, बाकी में गुण होता है। तो ज़्यादा शब्द नहीं है, कमी है, आप इनको याद रख सकते हो। और देखिए विजुलाइज, मैं बता रहा था आपको विजुलाइज करना, मैं आपको बताऊंगा विजुलाइज कैसे किया जाता है, विजुलाइज होता क्या है। ये देखिए, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप कोई मूवीज़ देखते हो, कोई भी मूवीज़ देखते हो जिसका आपको शौक है, कोई एपिसोड देखते हो या कोई भी नाटक देखते हो, लेकिन आपको कोई भी मूवीज़ देख के आए 10 दिन बाद में भी यदि कोई पूछे आपको कि फला मूवी में वो सीन बता क्या क्या है उसमें, आप आराम से बता दोगे, क्योंकि आप विजुलाइज करते हो, उसका दृश्य अपने सामने, अपने दिमाग में दृश्य घुमाते हो। इसको कहते हैं विजुलाइज करना। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें पढ़ते हो उनको विजुलाइज करो, आप कोशिश करो उनको अपने दिमाग में लाने की, उनका चित्र अपने दिमाग में आ जाए। क्या हो
कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या तो किसी टीचर से पढ़ रहे हो, अपने आप किताब में से पढ़ रहे हो या किसी वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो ये कोशिश करें कि उसका विजुलाइज करें, उसका दृश्य अपने दिमाग के सामने लाए, तो आपको चीज़ों को बेहतर बना सकते हो। आप रटना आप छोड़ दोगे, आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। आप एक बार ये कोशिश करें विजुलाइज करने की, कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, दृश्य जो पढ़ रहे हो वो अपने दिमाग में वो दृश्य लाने की कोशिश करें। हाँ, वहाँ पर ये था, तो इसको कहते हैं विजुलाइज। और जिसने ये सीख लिया उसने ये मान लो जंग जीत ली। अब देखिए इसके बाद में आता है अपने वृद्धि संधि हो गई। अब वृद्धि संधि का बाध करने वाली, वृद्धि संधि का अपवाद जो संधि है, वृद्धि संधि का अपवाद जो संधि है उसका नाम है पररूप संधि। हमने गुण के साथ पूर्व रूप संधि पढ़ी थी, अयादि गुण और पूर्व रूप। अब हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसमें थोड़े से वो देख लो, वृद्धि के जो अपवाद थे, ये जो वृद्धि संधि के अपवाद थे कुछ, प्र प्लस ऊढ़वान, प्र प्लस ऊढ़वान, क्या था? प्र प्लस ऊढ़वान, अप प्लस ऊढ़ा, अप प्लस ऊढ़ा, और इसी प्रकार नौ प्लस ऊढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा। ये अपवाद में आते हैं, अर्थात इनमें क्या होता है? इनमें गुण ही होता है, क्योंकि जो सूत्र था प्रादुः ढोड्य शेषेषु, प्रादुः ढोड्य शेषेषु, वो वहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रउपसर्ग होना चाहिए और ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊढ़वान है, इस कारण यहाँ पर गुण होगा, क्या बनेगा? प्रोढ़वान। अप प्लस ऊढ़ा तो अपोढ़ा, क्या बन जाएगा? अपोढ़ा। नौ प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा। इस प्रकार ये वृद्धि संधि के अपवाद थे। जो आप अपवाद तो क्या है, इनमें गुण की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आप प्रादुः ओढ़ उनको देख करके आप इसमें वृद्धि की तरफ भागोगे। तो इस प्रकार इनको याद रखिए कि भाई वहां पर प्र के बाद में ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस ऐसे का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर ऊढ़वान है, इधर ऊढ़ा है, तो इधर प्रउपसर्ग का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर भी नव है, प्रउपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इस प्रकार इनको आप अलग कर सकते हो। जैसे देखिए अब आगे देखिए, हाँ हम पढ़ रहे थे कौन सी? अब पररूप, जो कि वृद्धि संधि का बाध करती है, पररूप संधि। देखिए हम अब आते हैं पररूप पर। पररूप संधि है जो वृद्धि का अपवाद है। ये इसका मुख्य सूत्र है, वो है एंगी पररूपम। क्या है? एंगी पररूपम। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है अवर्णांतात। क्या कह रहा है? अवर्णांतात उपसर्गात एंग आदौ धातौ पररूपम स्यात्। अवर्णांतात उपसर्गात एंग आदौ धातौ पररूपम स्यात्, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एंग से प्रारंभ होने वाली धातु का प्रयोग। एंग, एंग का मतलब ए और ओ। अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एंग से प्रारंभ धातु का प्रयोग हो। एंग से प्रारंभ होने वाली धातु का प्रयोग होने पर, धातु का प्रयोग, तो फिर वहां पर क्या किया जाता है? जो प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण है उसके दोनों के स्थान पर पररूप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जैसे देखिए
ये बता रखा है अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एंगी पररूपम सूत्र क्या कह रहा है, अवर्णांतात उपसर्गात एंग आदौ धातु पररूपम स्यात्। तो ए के बाद में ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, देखिए इनको ऐसे देखिए, ए के बाद में यदि ए है और ओ है, ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं हैं, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, पर रूप यानी बाद वाला रूप हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये पर रूप ओ ऐसा हो जाएगा। इसको कहते हैं पर रूप संधि। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हाँ, इसमें एक चीज और याद रखें, एति और एधते को छोड़कर अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु का रूप हो तो वहां पर रूप संधि होती है एति और एधते को छोड़कर, क्योंकि एति और एधते का प्रारंभ भी ऐसे होता है, लेकिन वहां पर वृद्धि संधि का विधान किया गया है एते धत्तुर्षु से। इसलिए इसमें ये चीज और याद रखें, इसी के साथ सूत्र के साथ उस सूत्र के साथ कॉम्बिनेशन कर ले, इसी को उसके साथ इसका कंपेयर कर ले। एति एधते को छोड़कर, एति और एधते को छोड़कर, तो अब इसका अर्थ यह हो जाता है कि अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु का प्रयोग होने पर रूप किया जाता है एति और एधते को छोड़कर। एति और एधते के साथ तो वृद्धि संधि ही होगी। देखिए प्र प्लस एजते, इसके उदाहरण देखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्र प्लस एजते अवर्णांत उपसर्ग है और ए से प्रारंभ होने वाली धातु का रूप है, इस कारण पर रूप यानी बाद वाले के समान उसको परिवर्तन कर दिया जाएगा, दोनों के स्थान पर एक आदेश कर दिया जाएगा। प्रेजते, प्र प्लस एजते प्रेजते, औ प्लस ओषति, औ प्लस ओषति, तो यहां भी पर रूप कर दिया जाएगा अवोषति। क्या कर दिया जाएगा, अवोषति। फिर देखिए औ प्लस ओखति, औ प्लस ओखति, यहां पर भी अवोक्ति हो जाएगा, यहां पर भी पर रूप कर दिया जाएगा। अब देखिए इसको आप वृद्धि से अलग करने की कोशिश करें। भाई यहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति, वृद्धि में भी यही शर्त थी, ए आ के बाद में ए ओ आई औ यह है तो वहाँ पर वृद्धि की जाती है, और यहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही है। लेकिन इसके लिए नियम बनाया गया है कि अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं हो, ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं हो तो वहां पर रूप संधि की जाती है एति और एधते को छोड़कर। जैसे देखिए औ प्लस एसति, अवेसति, हाँ सॉरी ओसति, तो अवोसति यहाँ पर आ गया। अब आगे देखिए प्र प्लस एष्यति, प्र प्लस एष्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेष्यति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेष्यति। इस प्रकार एंगी पर रूपम से आप पर रूप संधि का आराम से विधान कर सकते हो, इसको आराम से वृद्धि संधि से अलग कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है ओमांगोश्च। इसके बाद में कौन सा सूत्र आता है, ओमांगोश्च, जो क्या कहता है कि ए के बाद यदि ओम और आंग इनका प्रयोग हो तो वहां पर क्या किया जाता है, पर रूप संधि की जाती है। ओमांगोश्च, ओमांगोश्च, ए वर्ण के बाद, ए वर्ण के बाद ओम या फिर आंग उपसर्ग होने पर, ओम
या फिर आंग होने पर, ओम या आंग होने पर रूप संधि की जाती है। ओमांगोश्च सूत्र ए वर्ण के बाद ओम या आंग होने पर रूप संधि की जाती है। जैसे देखिए शिवाय, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम भी दे सकता है, शिवाय ओम नमः भी दे सकता है। तो यहां पर क्या करना है, पररूप करना है, यानी जो ए और ओ है इसको ओ करना है दोनों के स्थान पर। तो देखिए शिवायोम नमः, शिवायोम नमः, इस प्रकार ये बन जाएगा शिवायोम नमः। अब देखिए शिव प्लस ए ही, शिव प्लस ए ही। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर भी तो एंगी पर रूपम से ही प्राप्त हो रहा था, शिव प्लस ए ही। वहां पर क्या बताया गया, एंगी पर रूप में अवर्णांत, लेकिन वहां पर उपसर्ग बताया गया था। तो यहां देखिए शिव प्लस ए ही, ये क्या कहता है, अवर्ण के बाद ओम या आंग होने पर। अब यहां ओम नहीं है लेकिन आंग है, ये ए ही कैसे बना हुआ है, आ प्लस ई ही, आ प्लस ई ही ऐसे बना हुआ है। अब इसको ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर, शिव प्लस आ प्लस ई ही ऐसे भी दे सकता है। तो इसका क्या बनेगा, पररूप होता है, आ यहाँ पर गुण होकर के ए हो जाएगा, तो शिव प्लस ए ही, पररूप ये हो जाएगा शिवेही, पररूप क्या हो जाएगा, शिवेही। एक और देख लीजिए कदा प्लस ओम, क्या हो जाएगा, कदा प्लस ओम। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कदोम, यहां पर क्या हो जाएगा, कदोम। तो इस प्रकार आप ये आराम से पररूप संधि कर सकते हो, एंगी पररूपम और ओमांगोश्च। एक सूत्र और है ओत्वोष्ठयो समासेवा, क्या है, ओत्वोष्ठयो समासेवा, अर्थात अकारांत शब्दों के आगे, अकारांत शब्दों के आगे, अकारांत शब्दों के आगे ओतु और ओष्ठ, इनके रहने पर, ओष्ठ के रहने पर विकल्प से पररूप होता है। क्या होता है, विकल्प से पररूप होता है, यह विकल्प से पररूप संधि होती है। अकारांत शब्दों के आगे ओतु और ओष्ठ रहने पर क्या होता है, अकारांत शब्दों के आगे ओतु और ओष्ठ रहने पर विकल्प से पररूप होता है। वो क्या होता है, समास में ओतु ओष्ठयो समासेवा, यहां पर ओतवोष्ठयो समासेवा एक वार्तिक है, ये कहती है अकारांत शब्दों के आगे ओतु और ओष्ठ के रहने पर विकल्प से पररूप होता है। और विकल्प से पररूप होता है, इसका मतलब पररूप भी होता है और वृद्धि भी होती है। जैसे देखिए दंत प्लस ओष्ठ, क्या है, दंत प्लस ओष्ठ। अब यहाँ पर एक बार तो आप पररूप कर दो, ये कह रहा है अकारांत शब्दों के आगे ओतु और ओष्ठ के रहने पर विकल्प से पररूप होता है, अर्थात पररूप होगा और एक बार वृद्धि होगी। देखिए दंत प्लस ओष्ठ, तो एक बार तो ये हो गया दंतोष्ठ और एक बार ये हो गया दंतोष्ठ, दोनों राइट है, क्या है, दोनों राइट है।
अब देखिए बिंब प्लस ओष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, तो यहां पर एक बार तो पूर्ण रूप कर दो बिंबोष्ठ, और एक बार वृद्धि हो जाएगी बिंबोष्ठ। ओतु, स्थूल प्लस ओतु क्या है? स्थूल प्लस ओतु, एक बार पर रूप हो जाएगा और एक बार वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए स्थूलोतु और स्थूलोतु, आ गया समझ में? हाँ, अब इसमें एक और अर्थ है एवेचान योगे, एवेचान योगे, अनियोग अर्थ में, अनियोग अर्थ में एव के साथ भी क्या संधि होती है? पर रूप संधि होती है। अनियोग अर्थात अनिश्चित या प्रश्नवाचक। अनियोग का अर्थ यहां पर किससे है? अनिश्चित या प्रश्नवाचक, अनिश्चित या प्रश्नवाचक अर्थ में एव के साथ क्या है? एव के साथ पर रूप संधि होती है। एवचन योगी क्या कह रहा है कि अनियोग अर्थ में अर्थात अनिश्चित या कोई प्रश्नवाचक अर्थ है तो वहां पर एव के साथ क्या होगी? पर रूप संधि होगी। जैसे देखिए क्व प्लस एव, क्व प्लस एव क्या बन जाएगा? क्वेव। कुत्र प्लस एव, कुत्र प्लस एव, कुत्रेव। और इसी प्रकार कस्य प्लस एव क्या हो जाएगा? कस्य प्लस एव, कस्य, कस्यव। तो इस प्रकार ये पररूप संधि करने वाले कुछ सूत्र थे। एंगी पररूपम, अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एंग आदि धातु से प्रारंभ होने वाले, एंग से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो वहां पर पररूप संधि की जाती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा ओमांगोष्ठ, ओमांगोष्ठ यानी अवर्णांत के बाद में ओम और आंग होने पर वहां पर भी पररूप किया जाता है। फिर पढ़ा ओत्वोष्ठयो समासेवा अर्थात अकारांत के बाद में यदि ओतु और ओष्ठ का, अवर्ण के बाद में यदि ओष्ठ और ओतु का प्रयोग है तो समास में वहां पर पररूप संधि होती है, विकल्प से एक बार वृद्धि हो जाएगी। तो वहां पर पढ़ा हमने बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ, स्थूलोतु, दंतोष्ठ। एवचा नियोगे, अनियोग यानी अनिश्चित अर्थ या प्रश्नवाचक अर्थ में एव के साथ भी यहाँ पर पररूप संधि होती है। अब देखिए इसमें पररूप में एक और रह रहा है, वो क्या रह रहा है? जो हमने देखा था कि जो स्वर संधि होती है, अच संधि होती है, उसमें अच प्लस अच में ही संधि होती है। लेकिन अब ये पररूप संधि के अंतर्गत कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि वहां पर हल प्लस अच होते हुए भी अच संधि हो रही है। वो है पररूप संधि के अंतर्गत सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। क्या है? सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। ये वार्तिक ये कहती है सकंदवादी गण में पढ़े गए शब्दों के साथ पररूप संधि होती है। सकंदवादी गण में पढ़े गए, सकंदु है आदि में जन के ऐसे, गण में पढ़े हुए शब्दों के साथ कौन सी संधि होती है? पररूप संधि होती है। ऐसा किसके अनुसार होती है? स्वररुचि कात्यायन के अनुसार। देखिए सक प्लस अंत, सक प्लस अंधु, सब में
ये हलंत वर्ण आ रहा है। अब से पहले हमने हलंत वर्ण नहीं देखा आज संधि में, लेकिन इसमें आ रहा है। तो ये सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम से ये बन जाएगा शकंधु, कर्क प्लस अंधु, करकंधु, मार्त प्लस अंड है, मार्त प्लस अंड है। अब देखिए यहाँ पर सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो सकती थी यहाँ से, लेकिन यहाँ पर ये सूत्र ये वार्तिक बना दी गई, वही सकंधवादी गण में पढ़े गए शब्दों के साथ पररूप संधि ही होगी। तो यहाँ पर मार्तंड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्तंड है। मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा। अब यहाँ पर अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा होकर के टी का लोप होता है, यानी अस का लोप, टी टी अचोन्त्यादि टी, तो यहाँ पर अस का लोप हो जाएगा। तो ये बनेगा मनीषा। पतंजलि देखिए, पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, ये बन जाएगा पतंजलि। लांगल प्लस ईसा, लांगल प्लस ईसा, लांगलीसा। ये क्या हो जाएगा, लांगलीसा। पटत प्लस ईति, पटत प्लस ईति, तो ये बन जाएगा पट्टीति। इस प्रकार ये कुछ सूत्र है, कुछ विशेष उदाहरण है सकंधवादिषु पररूपवाच्यम। हल प्लस ईसा हलीसा, हल प्लस ईसा हलीसा। तो ये पररूप सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम से इनमें भी पररूप संधि होती है। ये थे हमारे पररूप के उदाहरण। वृद्धि हो गई, पररूप हो गई, सीमन प्लस अंत है, एक ये देख लो, सीमन प्लस अंत है, तो इसमें बन जाएगा सीमंत है। तो दोस्तों हमने देखा वृद्धि संधि में पहले तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र बताया गया, फिर वृद्धि का विधान करने वाले सूत्र, कहाँ कहाँ पर वृद्धि हो सकती है, कहाँ कहाँ पर होती है वृद्धि, कौन कौन से नियमों के तहत होती है, आर वृद्धि कहाँ पर होती है, फिर वृद्धि के अपवाद के रूप में हमने पररूप संधि पढ़ी। और मैंने आपको इसमें बताया विजुलाइज करना, एक दूसरे सूत्रों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, कॉम्बिनेशन बनाना। इस प्रकार आप यदि पढ़ाई करोगे कॉम्बिनेशन बना करके, विजुलाइज करके, तो आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी, आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब से पहले हमारी अब तक 6 संधियाँ हो गई, यण आयादि गुण पूर्व रूप वृद्धि और पररूप। और मुझे उम्मीद है कि आप यदि इसको जो हमने पढ़ाया है उसके अनुसार अपनी पुस्तकों से अभ्यास करोगे तो आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करोगे, परीक्षा में सफलता जरूर प्राप्त करोगे। हाँ, ये जो मैंने तरीका बताया था आपको विजुलाइज करने का और एक दूसरे के साथ कंपेयर करने का, एक दूसरों के साथ सूत्रों के साथ, नियमों के साथ उनको कंपेयर करने का, कॉम्बिनेशन बनाने का, इसको अमल में ज़रूर ला लीजिएगा, तो आपके लिए चीज़ें सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो इससे आगे की संधियाँ पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।